आदाब अर्ज़ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेरे कुंडी में फंस रहे हैं, मर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। जो मर जाते हैं उनके वाजिबात बाकी हैं, जो रिटायर हो जाते हैं और ज़िंदा हैं वो भी परेशान है। यानी मरने वाला ही मरने के बाद अपने अहल खानों को परेशान छोड़ जाता है, और जो रिटायर हो रहे हैं वो ख़ुद भी परेशान हो रहे हैं। यूनियन मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में, 10 और 11 यूनियन मौजूद है, CBA भी मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही। लेकिन आज ये तो बाद में इशू लाऊंगा। मेरा जो इशू है वो एडहॉक मुलाजमीन है, और एडहॉक मुलाजमीन के लिए सिर्फ नचाया जा रहा है। वो सईद गनी साहब थे वज़ीर बल्दियात, उन्होंने भी इकदाम उठाया। मैंने कहा यार ये कर जाएगा। नासिर शाह आ गए, नासिर शाह से उम्मीद है, लेकिन नासिर शाह से मेरी एक बात हुई थी, उसका एक जुमला मुझे खटक रहा है, लेकिन खैर अभी नहीं बता रहा मैं। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि एडहॉक मुलाजमीन का क्या मसला है, कैसे होगा, कौन करेगा और मुदाखलत कौन कर रहा है। ये सब जानने के लिए मैंने बिठाया। मुनव्वर रज़ा मेरे साथ बैठे हुए, और CBA रहे, चलाते रहे, और उसके साथ साथ अभी भी इनकी पोजीशन बहुत भारी है, और जहाँ खड़े हो जाएं तो मजमा लग जाता है। और अब इनसे पूछता हूँ कि ये शाहीन जो है वो उड़ेगी, या शाहीन किसी घोंसले में आपने बिठा ली है और मेरे मुलाजमीन मर रहे हैं, तो यूनियन क्यों नहीं सामने आ रही है? मुनव्वर भाई ये बताइएगा, मेरे मुलाजमीन मर रहे हैं, एडहॉक मुलाजमीन पर शुरू करते हैं। ये एडहॉक मुलाजमीन मसला क्या है यार? ये क्यों नहीं मुस्तकिल हो रहा है? 3-3 साल आपने नौकरी करवाई है यार आप लोगों ने, और उसके बाद वो उनको निकालवा दिया, निकलवाने के बाद आप उनको वापस नहीं ला रहे। ये होगा कैसे मसला हल? आप करोगे, CBA से तो उम्मीद है कि नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये मसला, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए जो रिटायर्ड, जो ड्यूटी पे के दौरान आदमी काम करते मर जाता है, उसका ये आर्डिनेंस है कि विदिन 1 मंथ उसका अपॉइंटमेंट हो। अच्छा, इसमें 50% से ज़्यादा वही लोग हैं जो ड्यूटी के दरमियान इंतकाल कर गए। तरीक़ेकार ये है कि ये लोग गए कोर्ट में, उसके सिलसिले में वहाँ भी केस जीते, क्योंकि सदारती आर्डिनेंस तो सब जगह मदद कर रहा है, और वहाँ से इनकी बहाली का फ़ैसला हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जो आपने भी अभी जिक्र भी नहीं किया, कि ये तो एज इट इज़ बहाल होने चाहिए। इन्होंने एक तरीक़ाकार किया जनाब, ये फिर अपॉइंट होंगे, एडवर्टाइज़ होगा। मेरी वाटर बोर्ड के जो MD हैं असद साहब, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने कहा सदारती आर्डिनेंस मौजूद है जिसके ज़रिए ड्यूटी के दरमियान जो इंतकाल कर जाए, जो इंतहाई ज़रूरतमंद आदमी, उसको आप नौकरी पे रखें, या आपकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ लोग अपॉइंट हो जाते हैं एडहॉक में, तो सबसे पहले उनको मुस्तकिल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, हमारी CBA के दरमियान ये अपॉइंटमेंट हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ भी मज़दूर यूनियन का हासिल है, हमें हासिल है कि सारे अपॉइंटमेंट हमने करवाए। और बड़ी मुश्किलों से, वो ज़माना तो आपको मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी का दौर था, एजेंसियाँ छाई हुई थी, बड़ी मुश्किलों से खुदा करके 1600 अपॉइंटमेंट कराए। हमारे जाते ही जैसे इलेक्शन हुआ, हम उस इलेक्शन में हार गए। अब ये एक दूसरी यूनियन आई जिसका ताल्लुक़ MQM से है, वो ज़ाहिर है कि इतने वाकिफ़कार नहीं थे, इतने तजुर्बेकार नहीं थे। उस वक्त के MD ने उनको बहला फुसला के ये कहा कि जनाब इनके अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अच्छा, थोड़े से अपॉइंटमेंट कर लिए, हालांकि सदारती आर्डिनेंस कह रहा था कि वो बहाल होते हैं। बहाल होने का मतलब ये है कि जो पिछला दौर उन्होंने गुजारा है और वो आप ड्यूटी पे नहीं थे, उसकी भी तनख्वाह मिलेगी और सीनियरिटी भी क्लेम होगी। वो इन्होंने नहीं किया। CBA ना तजुर्बेकार थी, वो वाकिफ़कार नहीं थी, इन्होंने धोखा दे के उनमें से कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट कर लिया। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, फिर इलेक्शन आया। अच्छा, ये वारदात मैनेजमेंट जब करती जब इलेक्शन का वक्त हो, इसलिए कि उसका अफरा तफरी का आलम होता है, CBA भी ना होने के बराबर होती है, तो तमाम यूनियन अपने अपने इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती। फिर इलेक्शन का वक्त आया, उन्होंने फिर वारदात की। अब इनको क्या करना था, कोर्ट से केस जीत के आ गए थे और एज इट इज़ बहाल करना था। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे नासमझ यूनियंस हैं कि ये मुतालबा क्यों नहीं कर रही। स्पेशली जिम्मेदारी तो CBA की बनती है। अच्छा, इस दौरान मैंने बड़ी कोशिश की कि तमाम वाटर बोर्ड्स की यूनियनें एक हो जाएं, क्योंकि 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार वोट लेके जो यूनियनें यहाँ पे काम कर रही है वो बासर नहीं है। और जो नज़र आ रहा है हमें आगे चल के कि शायद अपॉइंटमेंट हो वाटर बोर्ड में और बाहर के लोग अपॉइंट ना हो जाए। मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा तो ये नज़र आ रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी बाहर से अपॉइंट ना कर ले। इस वक्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ मौजूद हैं, और हमारी यूनियन की पॉलिसी ये और हमारा मोटो भी ये है कि सबसे पहले जो इंतकाल कर गए उनके बच्चों को अपॉइंट किया जाए, उसके बाद रिटायर्ड बच्चों को अपॉइंट किया जाए, उसके बाद जो हाजिर सर्विस हैं 25-30 साल की नौकरी हो गई, आंधी तूफान बारिश में सड़कों पे काम करते रहे, तो उन्हें जितनी वाकिफ़ है कार हैं काम से, जैसे आप ढाबे भी चले जाएं,
वहाँ वो आदमी अगर काम नहीं पे नहीं जा सक रहा, तबीयत ख़राब, अपने बच्चे को भेज देता फ़ौरन। अब झाड़ी काटने का अमल है या कोई वाल ऑपरेट का अमल है, तो वो 50% पहले से ट्रेंड होते हैं वो लोग। तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे तकरीबन तमाम काम से वाकिफ़ होते हैं। तो अगर उनके बच्चों को जिनकी 20-25 साल सर्विस हो जाए, उन्हें अपॉइंटमेंट कर लिया जाए तो महकमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतहाई अहम इदारा है। कराची की 3 करोड़ के लगभग आबादी में है, उसके लिए पानी का मसला, सीवरेज का मसला ये बहुत अहम है। इसको हल करने के लिए हमें सिंसियरली गौर करना पड़ेगा, ना कि तमाम सियासी पार्टियां और लसानी तंजीमें और दूसरी तंजीम, मजहबी तंजीमें इस चक्कर में पड़ जाएँ कि बाहर से अपॉइंट हो। हम बाहर से अपॉइंटमेंट के सख्त खिलाफ हैं। सब खिलाफ हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मुनव्वर भाई ये बताएं यार, ये शाहीन आपने पिंजरे में बैठाई हुई है, इसको उड़ाते क्यों नहीं हो यार? आप जो है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप मेरे मेहनत कशों के दुश्मन हो। मेरा कुंडी मैन एक एक करके जा रहा है, मरता जा रहा है। बीच में एक इशू बना था, वो जो बल्दिया वाले मरे थे तो उस बड़े सब चैंपियन बाहर आ गए थे कि सब मार्क्स मिलेगा, ये मिलेगा, 2-4 बाटे भी गए थे। लेकिन मेरा कुंडी मैन मरता जा रहा है। अभी रफ़ीक मसीह हाल ही में जो लाइन धस गई उसमें चला गया। लोग कहते हैं वाटर बोर्ड का मुलाजिम काम नहीं करता, तो मरता कौन है? ये वो रफ़ीक मसीह वाटर बोर्ड का ही मुलाजिम था ना, कुंडी मैन था। ये मरते जा रहे हैं यार। आप लोग जंग क्यों नहीं लड़ रहे बाहर आके कि साहब ये मास्क वास्क जो है कितने के आते हैं यार? 10-20 अरब रुपए चाहिए इसके लिए कि इनको कुंडी मैनों की हिफाजत हो जाए। असल में बात है कि देखिए, इसमें ईमानदारी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। 2 मामले हैं। एक तो ये कि महकमे अफसरान नाअहल हैं कि जो गैस मास्क वगैरह और ये दूसरे अपरेटिस मुहैया नहीं करते। मुझे याद है अच्छी तरह कि फ़ारूक सत्तार साहब जब मेयर थे तो हमारी यूनियन थी, हमने ये अपरेटिस मुहैया कराए थे और तकरीबन 3.5 लाख का टोटल लिबास था, जो पूरा साउंड प्रूफ और तमाम चीज़ों से गैस वैस इफ़ेक्ट नहीं करती थी। ऑक्सीजन सेट भी लगा हुआ था। कुछ दिन वो चले। अब हमारे मज़दूर जो है ना, उसमें दूसरी बात है कि मज़दूर भी बड़े काहिल हैं। वो सोचते हैं कि यार छोटा ही सा कचरा होगा, थोड़ा ही सा मलबा होगा, हम ऊपर से निकाल लेंगे। हत्ता ये कि यहाँ अफसर ये ज़रूर करते हैं कि उसके एक रस्सी बंधवा देते हैं और ऊपर आदमी होता है, तो वो बाज़ औक़ात इसकी परवाह नहीं करते और गटर में उतर जाती हैं। मैं तो ये कहता हूँ, वाज़े तौर पे हमारा ये कहना है तमाम सेवरेज के स्टाफ से कि जब तक आपको ज़रूरी आलात फराम ना हो, आप ना काम करें। मैं इंशाल्लाह, मैंने हमेशा कहा हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ना किसी की तनख्वाह करने देंगे, ना किसी को निकलने देंगे जब तक उसको ज़रूरी सामान मुहैया नहीं किया जाएगा। लेकिन मुनव्वर भाई ये बताइएगा कि चले मर गया, बीवी बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा उसको। बड़े आदमी को तो पूछ लेते हैं, उस कुंडी मैन के बच्चों को कोई नहीं पूछेगा। बल्दिया वाले बच्चों का कुछ नहीं हुआ, बेवा पड़ी हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ। हमारे एमडी जो है इंजीनियर असद अब्दुल्ला खान साहब, बड़े माकूल आदमी लगते हैं, कोट वोट भी पहनते हैं, टाई भी कभी कभी लगाते हैं वो, और परफ्यूम भी लगा होता है। स्मार्ट आदमी है, अल्लाह उनको खुश रखे। कभी टाकरा हुआ उनसे 2-2 हाथ करने की कोशिश की कि यार अब ऐसा करो, अफसरान को आप मराद दे रहे हो, लेबर को भी दे रहे हो कि चलो ईद एडवांस भी मिलता है, फला भी बोनस मिलता है, ज़रा आप नीचे वाले जो 1-2 ग्रेड वाले हैं उनके लिए कोई ऐलानात करो यार। ये आप लोग जंग नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? नहीं, आप किस किस्म के ऐलाना चाहते हैं? आप तनख्वाह में इजाफा होता है तो 200 रुपये, ऊपर वाले के होते हैं 2000 रुपये, ठीक है, चलो आप नहीं दो। कोई इनोरियम तो हो ना कि अभी ये मुहर्रम उल हराम गया है, बारिशों में रफ़ीक मसीह मर गया, 2 ज़ख्मी थे। इसी तरह कुंडी मैन थे जितने थे सब बारिशों में लगे हुए थे। मुहर्रम उल हराम उन्होंने दी, तो कोई उनको खुश होकर 500-1000 रुपये 2000 रुपये इनोरियम के मदबे भी इनको नवाजा जाए ना कुंडी मैन, ताकि जो महंगाई है उससे वो बाहर आएंगे, ऊपर आएंगे। बात दरअसल ये कि मेरा अपना ख्याल है कि एमडी वाटर बोर्ड तो इंतहाई शरीफ आदमी है, और मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ कि अगर कोई भी वाक़या हो, जैसे कुरंगी में वाक़या हुआ था, इंतकाल हुआ उसका, मैंने कहा मुझे अभी उसका शनाख्ती कार्ड दें, उसके बच्चे का, उसकी लड़की का, और कल आप लेटर ले लें। ऐसा नहीं कि एमडी उसको रोकेगा, एमडी कभी भी नहीं रोकेगा, मगर जो अफसरान दूसरे हेल्पिंग हैंड हैं, एससी है, चीफ है, एक्शंस हैं, वो एमडी को सही बात ब्रीफ नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि हमारे लोग मुश्किल में हैं। अब जैसे एक वाक़या अभी मैं बताऊं, हालांकि वो ताल्लुक़ उसका सेवरेज से नहीं है, वाटर में ऐसा हुआ कि LK में लांडी कुरंगी डिवीज़न में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कंटेमिनेशन हो रहा था, पानी गटर का पानी मिल रहा था। वहाँ पे ऑफिशियली एक्शन ने लेटर दिया कुछ हमारे लोगों को, वो वहाँ पे गए। अच्छा, मजाक की बात और हैरत की बात यह है कि जो लोग काम जानते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सियासी लोगों के कहने पे। अब वहाँ कोरंगी का जो MNA है और MP है, उसने वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया।
अब वो मसला हल नहीं हो रहा था, एस्केवेटर भी आ गया, लाइनों का पता नहीं था, अगर लाइनों को छेड़ते तो तमाम रोड डिस्टर्ब हो जाते। तो एक्शन ने और एसईओ ने, चीफ ने, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई, 2-3 आदमी जो बाहर चले गए थे जैसे शाकिर या एजाज या दूसरे शहर वगैरह, उनको बुलवाया वो काम कराने के लिए और लेटर दिया। यहाँ से MNA साहब गए और उन्होंने पुलिस को बुला के उनको अरेस्ट करा लिया। ये को 3 दिन पहले की बात। अब दफ्तर के काम में लोगों के मसाइल हल करने के लिए अगर हमारे लोग जाते हैं मैदान में और काम करते हैं, तो वो इस वजह पे उन्होंने जी उनको अरेस्ट करा दिया कि इनकी इस इलाके में ड्यूटी नहीं थी, जबकि लेटर मौजूद है उनके पास काम का, उन्होंने थाने में दिया। थाने वालों ने, मैं 4 बजे तक राब्ते, मेरा मुसलसल 16 टेलीफोन मैंने किए। सईद शेख से मेरी बात हुई, MD से और चीफ से अप्रोच करने की कोशिश की, मगर वो रात के 3-4 बजे थे, वो ज़ाहिर राब्ते में नहीं आया। मगर सईद शेख ने बड़ा ताउन किया। मुझे यकीन है अगर MD से बात हो जाती तो वो भी ताउन करता और वो उनको छुड़ाने आ जाता वहाँ पे। मगर हमारे अफसरान उनको अप्रोच ही नहीं करते हैं, एक्शन ने, ऐसी ने उनको बताया ही नहीं और ना ही उनको छुड़ाने की कोशिश की, और बलाखिर उनकी FIR कट गई। वो जो लोग जो मासूम थे, बेगुनाह थे और मदद के लिए गए थे, उनकी FIR कट गई। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज है। सियासी लोग इतने मदाखलत करते हैं वाटर बोर्ड में कि हमारा काम करना दूभर हो गया है। भाई एक चीज़ बताइएगा, कराची में पानी वाकई कम है, 550 मिलियन गैलन पानी है, इसमें 150 लीकेजेस में जाता है, फिर जो बचता है उसको देने की कोशिश की जाती है। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये पानी को ब्रेक कौन करता है? वॉलमैन डंडी मार रहा होता है या कोई और मुदाखलत है इसके अंदर? ये जो सियासी पानी है मुहर्रम उल हराम में जो सेवरेज गटर उबल गए ताकि सेवरेज वाटर सेवरेज बोर्ड पे कालिक मली जा सके, ये है क्या मामला? अंदर गेम क्या होता है यार? क्या आप सियासी आदमी भी हो? आप MNA के इलेक्शन में भी अभी 2000 इसमें खड़े थे और पाक कॉलोनी वाला एरिया था, मगर 251 NA था शायद। तो सियासी आदमी हो, सारे जरासीम आपके पास हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के आप लीडर भी हो, और मेरे ख्याल है आपको एक पोस्ट मिल रही थी, वो सिंध के लेबर विंग के सदर भी हैं। तो अब आपके वाटर बोर्ड से हट के ज़रा ये सियासी आदमी की तरह ज़रा मुझे बताइएगा कि ये है गेम क्या है यार? ये आपका वालमैन 2 नंबर है, आपका कुंडी मैन 2 नंबर है, या पानी के जो नहीं जाने दे रहा है, आबादी के अंदर रोक रहा है, प्लेटें डाल रहा है, ये गेम क्या है? असल में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में माफिया इन्वॉल्व है और बड़े वो ताकतवर क्रिमिनल लोग जो कराची में रहते हैं वो अरबों रुपए सालाना का पानी बेच रहे हैं। हमारे तमाम अफसरान बेबस हैं। कुंडीमैन बेचारा या वॉलमैन बेचारा क्या बेचता होती है, तो कोई औकात ही नहीं है उसको। जब जाते हैं तो वो मार के भगा देते हैं वहाँ से। आप जाएं मिल एरिया में जाएं, आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, सैकड़ों कनेक्शन नाजायज़ लगे हुए हैं और कोई ताकत नहीं उनको रोकने की। ये तो हुकूमत वक्त का काम है कि नाजायज़ कनेक्शन को रोके। मैं यकीन से कह रहा हूँ अगर नाजायज़ कनेक्शन रुक गए तो पानी की कोई मसला नहीं, कराची में कोई मसाइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पॉलिटिकल लोग, मैं जो समझता हूँ कि जो इलेक्टेड होके आते हैं वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते, या तो वो सियासी तौर पे खामोश हो जाते हैं या वो भी हमारे एम्प्लॉइज़ की तरह उस माफिया से डर के खामोश हो जाते हैं और ये मसला बतदरीज बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, एक आपका जुड़वा भाई है, हम नाम है, उसका नाम भी मुनव्वर मोहसिन रज़ा है, रज़ा लगता है। आदमी ख़तरनाक है, मुस्कुराता बहुत है, मुस्कुराने में ही काम उतार देता है। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, आपका पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपने रेफरेंडम से पहले एक मुआहदा साइन किया था, मैं भी रात को मौजूद था। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब भी थे और रहीम ऐवान साहब थे आपकी तरफ से, और उनकी तरफ से मक्सी साहब थे, लियाकत मक्सी साहब थे, काबिल एहतराम है मेरे लिए। तो वो मुआहदा तो खैर रेफरेंडम के लिए था। मिल के जद्दोजहद, फिर मोहसिन से कोई बात हुई है कि नहीं यार अब ऐसे हो? मोहसिन है, अशफाक है, आपके ये आपके जनरल एम्प्लॉयज़ वाले खालिद खान है, अशफाक ऐवान है, दीगर लोग हैं कि मिल के हम जाएँ और CBI अपना काम करती है, जो CBI का रोल है उसको करना चाहिए। अगर नहीं कर रही, कोई सियासी मामला है, PS पार्टी या MQM, तो हमारी बाकी यूनियन को चाहिए कब एक प्लेटफॉर्म से जमा हो और MD से जाके जंग लड़ें और नासिर शाह से मिलें कि यार बहुत हो गया, कराची के मसाइल हल करने के लिए हम यूनियन वाले कुर्बानी देने को तैयार है, आइए मिल के काम करते हैं, लेकिन मुलाजमीन के हुकूक तो दे दो। जनाब इस सिलसिले में मैंने CBI को भी पेशकश की, CBI के चेयरमैन से बात की, उनके सदर से बात की। मैंने कहा हो सकता है कोई सियासी हालात आपके लिए कोई मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं थे, जो थोड़े से नहीं थे पिछले दिनों में। दोनों मौजू आदमी है, बेहतरीन आदमी। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम बात कर लें, फिर आपसे बात करेंगे। मगर उसके बाद इलेक्शन आ गया और हमने ये बेहतर समझा कि एक सियासी पार्टी की हिमायत की जाए जिसकी हुकूमत भी है। और मैंने बताया आपको कि मुझे यकीन था, क्योंकि मैं ख़ुद सरबराही कर रहा था उस अलाइंस की। उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त की, मोहसिन ने भी, मक्सी ने भी, और सरबराह बनाया उस अलाइंस का। और मुझे यकीन था
कि अगर वो अलायंस जीत जाता, वो यूनियन, उसमें अलायंस क्या था, वो यूनियन एक ही थी, हमने गैर मशरूत हिमायत की थी। तो मुझे यकीन था कि अगर वो जीत जाते तो 100% हमें रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के बच्चों को अपॉइंट करा देते, डिजीज़ बच्चों को अपॉइंटमेंट करा देते, सोप एंड डस्टर के पैसे नहीं मिल रहे वो दिलवा देते, यूनिफॉर्म के पैसे नहीं मिल रहे वो दिलवा देते, और जो ट्रांसफ़र्स इन्होंने किए हैं गैर ज़रूरी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको वापस करवा देते। जो प्रमोशंस नहीं हुए पिछले कोई 5, 6, 7, 8 साल से 4000 जगहें खाली पड़ी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदाराना तौर पे करा देते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त की यूनियन ये तमाम कराने में खामोश क्यों है और क्यों दिलचस्पी नहीं लेती। उसके अलावा वो जो आपने दूसरी बात कही, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि तमाम यूनियनें मिल के काम करें। देखिए, हम जो ट्रेड यूनियन में आए लोगों के मफादात के लिए आए ना, उनके बच्चे के अपॉइंटमेंट करने के लिए, उनको प्रमोशन के लिए आए। बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि खुदा न खास्ता कोई हमारा बच्चा किसी का या कोई एम्प्लॉय अरेस्ट हो जाता है, उसको थाने से भी छुड़ा के लाते हैं, यानी उसके ज़ाती मामलात में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके सिलसिले में कोई इंतकाल हो जाता है, पूरी उसकी मदद करते हैं, अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं। तो जब सारी यूनियन का मोटो और मंशा और तमाम चीज़ एक है, तो फिर सब मिलके काम क्यों नहीं करते। मैंने इस सिलसिले में बड़ी कोशिश की और मेरी क़य्यूम से बात भी हो गई थी, और उसके बाद इकराम साहब से बात हुई, मगर वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के वो बात करेंगे। अच्छा, CBA से तो बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहते थे हमें थोड़ा टाइम दे। मोहसिन रज़ा से मेरी बड़ी कोशिश थी, मगर शायद वो गवर्नमेंट उनकी है और वो काम में मदाखलत नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। मगर मुझे यकीन है अगर उनसे दोबारा बात की जाएगी तो मज़दूरों के मसाइल के हल के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। वो अच्छे आदमी है, लियाकत मकसी सियासी आदमी है, ब्यूरो का मेंबर भी है। उसको मालूम है कि लोगों के काम जब तक नहीं करोगे तो फील्ड में आप ना तो यूनियन का वोट लेने जा सकोगे, ना ही आप सियासी वोट लेने जा सकोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर में मुनव्वर भाई थोड़ा सा मुख्तसर हाँ या नहीं में या कोई जवाब देना चाहें तो दे दें। ये जो एडहॉक मुलाजमीन जो टेंट लगा के बैठ जाते हैं आए दिन, इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हो? ये होंगे या इनको लॉलीपॉप मिलता रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर पॉइंट होंगे, क्योंकि वो एक आर्डिनेंस के ज़रिए वापस आ रहा है, सदारती आर्डिनेंस से। अगर वो कोर्ट करके कोई CBA आगे बढ़ती है, मैं इसीलिए चाह रहा था कि सब मिल के काम करें, तो सबसे पहले मरहले में इनको हम वापस करवा दें, और उसके बाद रिटायर्ड और डिजीज़ एम्प्लॉइज़ के बच्चों को। आज भी मेरी कोशिश है, बल्कि अशफाक से मेरी बात हुई है, वो 99% तक हमसे मुत्तफ़िक है, और क़य्यूम भी मुत्तफ़िक था। अब शायद बातचीत चल रही है अशफाक के ज़रिए भी और रहीमान के ज़रिए, मक्सी से और इकराम साहब से भी। अगर ये सब तैयार हो गए तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह तमाम रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के बच्चे अपॉइंट हो जाएंगे। ये आखिर में अच्छी खबर दी है मज़दूर यूनियन के सरबराह मुनव्वर रज़ा, और क्या कहते हैं, शाहीन उड़ने के लिए जा रही है। लेकिन रेफरेंडम हो चुका, रेफरेंडम ख़त्म हो चुका। मुस्लिम लीग लेबर विंग सिंध का सदर भी हूँ। हाँ, मुस्लिम लीग लेबर विंग। तो आपकी तो जिम्मेदारी यार ज़्यादा बनती है ना, इसीलिए तो मैं आपको पकड़ रहा हूँ, चीख इसीलिए तो रहा हूँ कि यार आप तो प्रेशर सियासी तौर पर भी तो डलवा सकते हो यार। बिल्कुल हम डाल रहे हैं, हमने बात भी की थी, अभी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी इसी हफ्ते मीटिंग होने वाली है MD वाटर बोर्ड से। उससे मुझसे ये कहा था लास्ट टाइम, आप आर्डिनेंस ला दें जो सदारती आर्डिनेंस था। तो बार वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास हासिल हो जाता है हम उसके बाद लेके जाएंगे। उसने फिर मुझसे कहा कि मैं फिर किसी एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा, ये MD ने मुझसे कहा है। इतना वो मुखलिस है काम में, मुझे नहीं पता कि वो और कामों में कितने मुखलिस हैं, आवाम के काम में कितने हैं कितने नहीं हैं, उस सिलसिले में मैं ज़्यादा मालूमात नहीं रखता। मगर इतना मैं जानता हूँ कि उसने ख़ुद मुँह से वाज़ेह तौर पे कहा कि वो आर्डिनेंस मेरे पास आ जाए तो मैं बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट कर लूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। और इंजीनियर असदुल्ला ख़ान के साथ मैंने विज़िट की है, वो आदमी सिंसियर है, अवामी खिदमत के कामों में गली महलों में जिस तरह भागता हुआ देखा मैंने उसको। यकीनन इंजीनियर असदुल्ला ख़ान माकूल आदमी, शरीफ आदमी है, कोट टाई अपनी जगह, लेकिन ये कि वो उनको ग्राउंड के अंदर काम करते हुए देखा और जिस तरह मोबाइल पे बातें करते देखा, मैं समझ गया था कि ये आदमी एफर्ट्स ले रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रेफरेंडम हो चुका, ख़त्म हो गया, तमाम यूनियंस के लोग भाई भाई हैं, एक इदारे के मुलाजिम भी हैं। इनको चाहिए कि अब इसको इदारे को मजबूत करें, खुद कफ़ील बनाएं, और इसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से लड़ें, और ये एडहॉक मुलाजमीन का मसला हल करो यार। उनके घर में फाके चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी एक तस्वीर भी दिखा दूँ किसी घर की कि वहाँ रोना पीटना मातम कैसे चल रहा है, और बाकी जो खुशहाल हैं, उन जो खुशहाल तो खैर कोई भी नहीं है, जो महंगाई इस उरूज पे पहुँच चुकी है। लेकिन मेरी दुआ है कि सारी यूनियन जो आपस में ये भाई भाई हैं, 11 यूनियन एक गुलदस्ता है, जब रेफरेंडम होंगे अब फिर लड़ेंगे, लेकिन ये कि मेहनत कशों के मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आदा बर्स।